गुड मॉर्निंग। जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम है आयुष दुबे और आज हम सामान्य अध्ययन जीएस के एक महत्वपूर्ण विषय संविधान का अध्ययन करने वाले हैं। भारतीय राजनीति के अंतर्गत हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं और ये बहुत सारी परीक्षाओं में सीधा सीधा प्रश्न बनता है संविधान से, जिसके अंतर्गत आज हमने जो टॉपिक लिया है उसका नाम है भारतीय संविधान का भाग, भारतीय संविधान के भाग या भारतीय संविधान के पार्ट्स। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो भारतीय संविधान का भाग ठीक उसी प्रकार है जब हम स्कूल में पढ़ते थे और हमारे पास एक किताब होती थी जिसको हमको पूरा पढ़ना होता था ताकि हम उस विषय को अच्छे से समझ सकें। ठीक उसी प्रकार यदि हम भारतीय संविधान को जानना चाहते हैं, भारतीय संविधान को समझना चाहते हैं, तो संविधान एक बहुत बड़ा दस्तावेज है। एक तरह से अगर हम देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है भारत का संविधान, और इसका पूरा अध्ययन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इस अध्ययन को आसान बनाने की दृष्टि से भारतीय संविधान को हमने बहुत सारे भागों में डिवाइड किया हुआ है। तो हमारे पास संविधान के कितने भाग हैं, हर भाग में हम किन किन महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन करते हैं, ये सारी चीजें भारतीय संविधान का भाग कहलाती है। इसी लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इससे जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों का टाइप क्या होता है और कौन कौन से किस तरह के प्रश्न बनने की यहाँ से संभावना होती है। तो ये भी हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं, थोड़ा सा मैं इसकी पृष्ठभूमि पर आपको लेकर चलता हूं। तो जो भारत का संविधान है वो कब बना था? भारत का संविधान बना है सबसे पहले, हमारी जो डेट है 26 नवंबर 1949 को, और पूरी तरह जो भारत का संविधान लागू हुआ था वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान लागू हुआ और संविधान जब बना तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि संविधान एक बड़ा दस्तावेज है, तो संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। मतलब हमने संविधान को कुछ इतने भागों में बांटा हुआ था, जहां हमारे पास 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। क्योंकि संविधान में संशोधन करने की संभावना है तो हमने आगे जाकर संविधान को संशोधन भी किया, और आगे जाकर ये जो हमारी 8 अनुसूचियां हैं ये आगे जाकर कितनी अनुसूचियों में परिवर्तित हो गई, समय के साथ अलग अलग समय पर संशोधन होते रहे, ये 12 अनुसूचियां हो गई। तो आज की डेट में भारतीय संविधान को हम दुनिया का सबसे बड़ा संविधान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे पास 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं। इस वजह से हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। अब बड़े होने का नुकसान क्या है, या बड़े होने का नुकसान नहीं कहना चाहिए, बड़े होने के साथ समस्या क्या है कि इसका अध्ययन मुश्किल है। बिल्कुल है, क्योंकि एक साथ आप नहीं पढ़ सकते। जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया, बचपन में यदि मैं आपको पहले दिन कहता कि आपको पूरी किताब एक साथ पढ़नी है, तो क्या आप उसको पढ़ पाते? आप में से बहुत सारे लोगों का जवाब होगा कि नहीं सर, हम नहीं कर पाते। तो हम क्या करते थे, उस एक किताब को बहुत सारे अध्याय में बांट लेते थे, लेक्चर में बांट लेते थे, और फिर हर अध्याय का एक के बाद एक अध्ययन करते थे, उसको तैयार करते थे, और एक दिन ऐसा आता था जब हमारी पूरी बुक तैयार हो जाती थी। बस यही एक कॉन्सेप्ट भारतीय संविधान को अलग अलग भागों में बांटने के पीछे है। ठीक है, ताकि हम उसको आसानी से समझ सकें। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने बताया, भारत के संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, और कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद। इन्हीं भाग के अंतर्गत अनुच्छेद आते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं कि भाग 1 है तो कुछ अनुच्छेद होंगे जो भाग 1 में होंगे, फिर मैं अगर कहूं कि भाग 2 है तो कुछ अनुच्छेद होंगे जो भाग 2 में होंगे, उनको भी हम देखते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले देखते हैं भारतीय संविधान के भाग 1 में क्या है। भारतीय संविधान का भाग 1 बोलता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। देखिए, थोड़ी आसान भाषा में समझते हैं, आम जिंदगी में जिस तरीके का हम बर्ताव करते हैं उन चीजों से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अमेरिका का कोई व्यक्ति भारत का संविधान पहली बार पढ़ रहा है, तो सबसे पहले वो व्यक्ति ये जानना चाहेगा कि भारत है कहाँ। बिल्कुल, हम वही जानना चाहेंगे कि इस जगह का नाम कहाँ है, इसका क्षेत्र कहाँ है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ये किस तरह का है ना, इसके ये बहुत सारे राज्यों से जुड़कर बना है या फिर एक साथ जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले जो संविधान का भाग 1 है
वो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। सबसे पहले हम बताते हैं हमारे बारे में, हमारी पहचान के बारे में कि हम हैं कौन। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यह है भारतीय संविधान का भाग 1। यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद हैं? यहाँ पर अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक का अध्ययन हमको करना होता है। अनुच्छेद 1 में कुछ बातें लिखी हैं, जहां हमने भारत का नाम लिखा है कि इंडिया, जो कि भारत है, दोनों नाम लिखे हैं, इंडिया भी है और भारत। यह क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। अलग अलग राज्य हैं, उससे मिलकर हमने भारत को बनाया है। तो इंडिया या भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। ये हमने कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 1 में लिखा है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि संविधान के भाग 1 में या भारत का नाम कहाँ मिलता है? तो अनुच्छेद 1 में मिलता है। भाग 1 में क्या है? तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं। भाग 1 किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक फैला हुआ है। ठीक है। एक ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि भारत जो है वो किस तरह का है, उसकी प्रवृत्ति क्या है? तो भारत राज्यों का संघ है। बहुत सारे राज्यों को आपस में जोड़कर हमने भारत को बनाया है। ठीक है। अब चलते हैं संविधान के भाग 2 की तरफ। तो देखिए, संविधान के भाग 2 में है सिटीजनशिप, या इसको हिंदी में कहते हैं नागरिकता, भारत की नागरिकता। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया परिचय में कि आपको सबसे पहले ये बताना है कि आप हैं कहाँ, आप हैं कौन, आपका नाम क्या है। तो भाग 1 में हमने बताया कि हम इंडिया, जो कि भारत हैं, राज्यों का एक संघ है, हम यहाँ से यहाँ तक फैले हुए हैं, इतने सारे राज्य हमारे पास हैं। भाग 2 में हम ये बताएंगे कि जो हम हैं, हमारे नागरिक कौन है ना, इस भूमि पर रहने वाले नागरिक कौन होंगे। क्योंकि आपको पता है कि 1947 में भारत का विभाजन हुआ था। भारत 3 हिस्सों में बट गया था, एक भारत बना, एक फिर पाकिस्तान बना, फिर बांग्लादेश भी जो था वो पाकिस्तान बना। तो उस वक्त भारत के ही नागरिक कौन कहे जाएंगे, इसको डिसाइड करने के लिए हमने कौन सा भाग बनाया था? संविधान का भाग 2, जो किसकी बात करता है? सिटीजनशिप की या नागरिकता की, कि कौन व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। ठीक है। अभी तक हमने क्या समझा कि चूंकि भारत का संविधान बहुत बड़ा संविधान है, इसके अध्ययन को आसान बनाने की दृष्टि से हमने इसे संविधान को भागों में बांटा हुआ है। कुल कितने भागों में हमने इसको बांटा है? कुल हमने इसको 22 भागों में बांटा हुआ है, जिसमें भाग 1 किसके बारे में बात करता है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र का परिचय देता है। भाग 2 किसके बारे में बात करता है? भाग 2 नागरिकता के बारे में बात करता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, भाग 3 में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, भारतीय संविधान का भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकारों की चर्चा करता है। मौलिक अधिकारों की चर्चा करता है। यहाँ हम एक बात नागरिकता के बारे में और चीजें ऐड कर सकते हैं कि भारत में जो नागरिकता का पूरा कॉन्सेप्ट है वो हमने किस देश से लिया है? तो वो हमने ब्रिटेन से लिया है। कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। और ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हमको नागरिकता से संबंधित प्रावधान मिलते हैं? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक हमको नागरिकता से संबंधित प्रावधान मिलते हैं ना। अब बात कर रहे हैं हम भाग 3 की। भाग 3 में है मौलिक अधिकार। क्या लिखा हुआ है? मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 12 से 35 तक। देखिए, शब्द पर चलते हैं। मौलिक, मौलिक का क्या मतलब होता है? मौलिक शब्द मूल से बना है। किससे बना है? मूल। मूल का अर्थ होता है जो बहुत ज्यादा जरूरी हो, है ना। मूल का यही अर्थ है हमारे लिए। मूल या सबसे बेसिक चीजें क्या है जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं, वो हमारी मूलभूत आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार भारतीयों के लिए वे अधिकार जो उनके अच्छे जीवन जीने के लिए जरूरी हैं, वो अधिकार कौन से अधिकार कहलाते हैं? मौलिक अधिकार, जिनके बिना आप एक अच्छा गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने की कल्पना नहीं कर सकते। वो अधिकार कौन से अधिकार हैं? वो अधिकार हैं मौलिक अधिकार। ये कहां से कहां तक हैं, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं? ये हमको मिलेंगे अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हैं। ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी हुई है कि आपको स्वतंत्रताएं कितने की तरह की दी जाएंगी, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सरकार जो है आपका संरक्षण करेगी, है ना। आपके अधिकारों को बना रहेगा, आपको बोलने की आज़ादी मिलेगी, आपको व्यापार करने की आज़ादी मिलेगी, कहीं भी बस जाने की आज़ादी मिलेगी। जब हम इस भाग को डिस्कस करते हैं तो 12 से 35 तक हमको वो सारी चीजें मिलती है। तो संविधान का कौन सा भाग है जो मौलिक अधिकारों की बात करता है? भाग 3 है। एक बात और यहाँ जानने योग्य है कि भारत में जो मौलिक अधिकार के प्रावधान है वो किस देश के सहयोग से किस देश से लेकर आए हैं, किस देश के संविधान से लेकर आए हैं? तो भारत में जो मूल अधिकारों का प्रावधान है वो हम लेकर आए हैं यूएसए से। यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से हमने मौलिक अधिकारों का कॉन्सेप्ट लाया हुआ है। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। संविधान का भाग 4, देखिए संविधान का भाग 4 किसकी बात कर रहा है? संविधान का भाग 4 बात कर रहा है निर्देशक सिद्धांतों की। इसे कहा जाता है राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व, निदेशक तत्व। देखिए शब्द पूरा अगर हम पढ़ें, राज्य के नीति निदेशक तत्व। संविधान में राज्य का मतलब होता है पूरा एक देश। कुछ जगह पर राज्य जो है उसका मतलब केंद्र से लिया जाता है राजनीति में। तो एक पूरा देश जो है, एक संघ जो है, उसका क्या काम है? उसका काम है कानून को बनाना, कानूनों को लागू करना, जनता की सेवा के लिए। यही तो करेगा ना संसद। जब भी संसद सरकार कोई कानून बनाए तो वो कुछ बातों को ध्यान में रखे, उन बातों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए। वही कहलाता है राज्य के नीति निदेशक तत्व। मतलब राज्य यानी कि सरकार जब भी कोई कानून बनाएगी, देखिए राज्य जब भी कोई नीति बनाएगी तो उस नीति को निर्देश देने वाले जो तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो भारतीय संविधान के किस भाग में ये है? ये है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान का भाग 4A। अब आप देखिए यहां पर 4 के बाद में 4A लिखा हुआ है। 4A का क्या तात्पर्य है? जब भी संविधान में कोई बात कैपिटल वर्ड्स के साथ आती है, इसका मतलब है कि ये मूल रूप से संविधान में नहीं था, संशोधन के बाद हमने संविधान में इस चीज को ऐड किया हुआ है। मूल रूप से ये संविधान में नहीं था। अगर स्मॉल में है, अगर यहीं पर कोई बात 4a लिखी होती तो इसका मतलब था कि ये मूल रूप से संविधान में है, लेकिन कैपिटल में लिखी है, मतलब ये संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। यदि आपको बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं तो आपके भी कुछ कर्तव्य हैं राज्य के प्रति, देश के प्रति। वो कर्तव्य कौन कौन से हैं? कि हम देश का सम्मान करें, संविधान का सम्मान करें। ये सारी बातें आपको कहाँ मिलती है? भारतीय संविधान के भाग 4 का, जिसका नाम है आपके मूल कर्तव्य। और ये आपको मिलते हैं किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 का में। ये कॉन्सेप्ट हम कहाँ से लेकर आए? मूल कर्तव्य जो का कॉन्सेप्ट है वो हम सोवियत संघ या रूस से लेकर आए हैं। सोवियत संघ जो इसका रूस का पुराना नाम है, ये हम वहां से लेकर आए हैं। और मौलिक अधिकारों का जो हमारा कॉन्सेप्ट था, ये हम कहाँ से लेकर आए हैं? यूएसए से लेकर आए हैं। नागरिकता हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो हम लेकर आए हैं, ये हम किस देश के संविधान से लेकर आए हैं? आयरलैंड के संविधान से लेकर आए हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने भारतीय संविधान के 4 भागों को देखा। सबसे पहले भाग 1, जिसमें क्या लिखा है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? ये 1 से लेकर 4 तक, जिसमें अनुच्छेद 1 इंपॉर्टेंट है कि इंडिया, भारत कैसा होगा? राज्यों का संघ होगा। फिर हमने भाग 2 देखा, जिसमें हमने नागरिकता या सिटीजनशिप की बात की हुई है। ये हम कहाँ से लेकर आए हैं? ये हम ब्रिटेन के संविधान से लेकर आए हैं। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। फिर हमारे भाग 3 में हमने बात की है मौलिक अधिकारों की, जो हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से लेकर आए हैं। ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? ये फैला हुआ है 12 से लेकर अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। भाग 4 में हमने बात की है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की, जो सरकार को निर्देश देते हैं कि जब भी आप देश की जनता के लिए कोई नीति बनाएंगे तो आप इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे। जब भी आप कोई कानून बनाएंगे तो आप इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे। कहाँ से कहाँ तक हैं? 36 से लेकर 51 तक हैं। किस देश से लेकर आए हैं? आयरलैंड से लेकर आए हैं। और फिर भाग 4A, जो बाद में जोड़ा गया है संविधान में, चूंकि कैपिटल A है, यहाँ पर हम बात करते हैं मूल कर्तव्यों की, जो हम लेकर आए हैं रूस के संविधान से। और ये किस अनुच्छेद में है? ये है 51A अनुच्छेद में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का भाग 5। अब देखिए मैं एक सीक्वेंस आपको बनाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हमने बताया कि हमारी जमीन कहाँ है। ठीक है, हमने जमीन की बात की कि हम कहाँ हैं, है ना? भारत कहाँ पर है, भारत का नाम क्या है, भारत किस तरह का है। फिर हमने बताया उस जमीन पर रहने वाले लोगों के बारे में। लोगों के बारे में मतलब उस जमीन के नागरिक कौन होंगे। ठीक है, फिर तीसरी स्टेप में हमने, या तीसरे भाग में हमने बताया कि उन नागरिकों के पास कुछ अधिकार होंगे, जो क्या होंगे? मूल अधिकार होंगे। बिल्कुल सही।
चौथे में हमने बताया कि अगर सरकार कोई नीति बनाती है तो वो किन निर्देशों का पालन करेगी? नीति निर्देशक तत्व, बिल्कुल सही। 4 में हमने मूल कर्तव्यों के बारे में बात की कि जनता के कर्तव्य क्या होंगे। लेकिन अभी तक हमने एक बारे में बात नहीं की, वो है कि सरकार होगी कैसी, देश की शासन व्यवस्था होगी कैसी, देश का शासन चलाएगा कौन? क्या लोकतंत्र तो है, वो तो हम मानते हैं, लेकिन संसद होगी या राजतंत्र होगा, राजा होगा या राष्ट्रपति होगा, किस तरह की बातें होंगी? अभी तक भारतीय संविधान के 22 भागों में से शुरू के 4 भागों में तो हमें ये सब बातें नहीं दिख रही। तो हमने भाग 5 में शुरू किया है इस बारे में बताने की, जिसे हम कहते हैं केंद्र या संघ, कि हमारे देश में केंद्र या संघ होगा कौन, हमारे देश के शासन को चलाएगा कौन, हमारे देश में कानून बनाएगा कौन, उन कानूनों का क्रियान्वयन कौन करेगा, कार्यपालिका कौन होगी, विधायिका कौन होगी। ये जो जो जितने भी शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये जब हम और डिटेल पढ़ेंगे और आगे के लेक्चर्स हम देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा, है ना, और चीजें क्लियर होगी। अभी के लिए ये समझते हैं कि भाग 5 में सबसे पहले हमने ये बताया कि देश चलाएगा कौन। ये बात कहाँ लिखी है? संविधान के भाग 5 में। यहाँ आपको राष्ट्रपति का पद मिलेगा, यहाँ आपको संसद मिलेगी, जो भारत की संसद है, जिसमें राज्यसभा लोकसभा है, ये आपको मिलेगा। यहाँ आपको भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में बातें पता चलेगी, राष्ट्रपति, यहीं पर आपको प्रधानमंत्री मिलेंगे, बहुत सारी बातें। यहीं पर आपको एक और पद मिलेगा, भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, जिनको हम CAG कहते हैं, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, उनके बारे में मिलेगा। तो ये सारी बातें संविधान का कौन सा भाग करता है? भारतीय संविधान का भाग 5 करता है, जो कहां से कहां तक फैला हुआ है? भाग 5 फैला है अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक, भारतीय संविधान का भाग 5 है। तो भाग 5 में हम किसकी बात करते हैं? केंद्र या संघ की बात करते हैं। और ये कहां से कहां तक फैला है? 52 से लेकर 151 तक। यहाँ हमको संसद मिलेगा, प्रधानमंत्री मिलेंगे, राष्ट्रपति मिलेंगे, न्यायपालिका मिलेगी, और CAG के बारे में भी हमको बहुत सारी बातें यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाग 6 की तरफ। अब देखिए, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले बताया भाग 1 अनुच्छेद 1 कि भारत कैसा है? राज्यों का संघ है। अब आप राज्यों के संघ हैं, ठीक है, ये बात आप समझे कि भारत कैसा है? राज्यों का संघ है। अब अगर भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, इसका मतलब है कि भारत बहुत सारे राज्यों से मिलकर बना है ना? सीधी सी बात है। हम जानते हैं कि भारत देश में, ये हमारा भारत है, ये 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य हैं हमारे पास, 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर हमारा भारत बना हुआ है। भाग 5 में हमने ये तो बता दिया कि केंद्र से कौन कंट्रोल करेगा, दिल्ली में बैठकर कौन कंट्रोल करेगा, ये तो हमने बता दिया। पर अलग अलग राज्यों की क्या व्यवस्था होगी? राजस्थान की क्या व्यवस्था होगी, छत्तीसगढ़ की क्या व्यवस्था होगी, पंजाब की क्या व्यवस्था होगी, असम की क्या व्यवस्था होगी, यहाँ पर कौन कंट्रोल करेगा? राज्यपाल होगा कि नहीं, मुख्यमंत्री होगा कि नहीं, कानून कौन बनाएगा, कानून का क्रियान्वयन कौन करेगा? ये सारी बातें आपको मिलती है भारतीय संविधान के भाग 6 में, जहां हम किसकी बात करते हैं? राज्य की या स्टेट की बात करते हैं। वहां हम किसकी बात कर रहे थे? सेंटर की बात कर रहे थे। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? राज्य की या स्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ आपको राज्यपाल का पद मिलेगा, राज्यपाल के बारे में आप सब कुछ जानेंगे। राज्य विधानमंडल मिलेगा, राज्य विधानमंडल के तहत हम विधानसभा का अध्ययन करेंगे। यहाँ हमको उच्च न्यायालय के बारे में मिलेगा, क्योंकि उच्च न्यायालय कहाँ होता है? राज्य में होता है। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र में होता है। और ये अनुच्छेद कहां से कहां तक फैले हुए हैं? ये अनुच्छेद 152 से लेकर हमें मिलेगा अनुच्छेद 237 तक। तो संविधान के भाग 5 में हम केंद्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, संविधान के भाग 5 में हम केंद्र की बात कर रहे हैं, जो हमें मिलेगा अनुच्छेद 52 से 151 तक। और संविधान के भाग 6 में हम राज्य या स्टेट की बात कर रहे हैं, जो हमें मिलेगा अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाग 7, भारतीय संविधान का भाग 7 थोड़ा अलग है। थोड़ा अलग ये इसीलिए है क्योंकि अभी वर्तमान में भारतीय संविधान के भाग 7 में कुछ भी नहीं है, वो निरसित है। एक शब्द का इस्तेमाल होता है संविधान में, निरसित।
निरसित को यदि मैं आसान भाषा में समझाऊं तो खाली, ब्लैंक। इसका मतलब है कि यहाँ पहले कुछ अनुच्छेद थे, कुछ बातें लिखी हुई थी, अब वो यहाँ पर नहीं है। ये थोड़ी सी लंबी कहानी है इसकी। देखिए, सिक्किम जो है भारत में आज़ादी के काफ़ी बाद आया था और सिक्किम की परिस्थितियां काफ़ी अलग थी। तो जब सिक्किम भारत के साथ आया था तो उसको हमने भाग 7 के अंतर्गत रखा था। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निर्सित पहली अनुसूची के बी भाग वाले राज्य जो पहले यहाँ पर थे, अब ये बिल्कुल खाली है। तो भाग 7 कैसा है? निर्सित है। अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हम भाग बिल्कुल खाली, कोई अनुच्छेद इसके अंतर्गत नहीं है। यहाँ पे पहले जब सिक्किम भारत में मिलाया गया था तो सिक्किम को यहाँ पर रखा गया था, उसके बाद सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था संविधान संशोधन के तहत, तो फिर भाग 7 हमारा खाली हो गया है। जब हम इसको डिटेल करते हैं तब ये हमको मिलते हैं। तो अभी अगर हम जाने भाग 7 के बारे में, तो भाग 7 बिल्कुल भी खाली है, इसका कोई विषय नहीं है। जैसे भाग 5 का विषय है केंद्र, भाग 6 का विषय है राज्य, उसी तरह भाग 7 का विषय है कुछ नहीं, निर्सित है यहाँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, हमने केंद्र की तो बात कर ली, आपने केंद्र की बात कर ली, आपने राज्यों की भी बात कर ली, लेकिन आपने यूटी की तो बात ही नहीं की, यूनियन टेरिटरीज, संघ राज्य क्षेत्र। जैसे हमारे यहाँ है ना, दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र है, चंडीगढ़ एक संघ राज्य क्षेत्र है। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया था 2019-20 के आसपास, है ना। हमारा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र। इन क्षेत्रों का प्रशासन कैसे होगा? क्योंकि ना तो ये केंद्र है ना ये राज्य है, पूर्ण राज्य ये है नहीं। तो यहाँ का प्रशासन कैसा होगा, ये आपको कहाँ में देखने को मिलता है? केंद्र शासित प्रदेश यानी कि भाग 8 में जो अनुच्छेद हैं 239 से लेकर 242 तक के लिए। ठीक है, 239 से 242 तक हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान के भाग 9 में हमें क्या मिलता है? भारतीय संविधान के भाग 9 में बात की गई है पंचायतों की। पंचायतें जो हमारे गांव में होती हैं, ग्राम पंचायतें, है ना, नगर पंचायत, जिला पंचायत, इनके बारे में बात की गई है। थोड़ी सी मैं इसको पीछे की कहानी आपको बताता हूँ। देखिए, पंचायत जो है वो गांधी जी चाहते थे कि पंचायतें होनी चाहिए इस देश में, और देश का जो शासन है वो केंद्रीकृत ना हो, मतलब केंद्र से राज्य की तरफ, जिले की तरफ ना जाए। बहुत सारे पावर्स जो हैं, बहुत सारी शक्तियां जो हैं वो गांव से केंद्र की तरफ आए, मतलब गांव को भी थोड़ा शक्तिशाली बनाया जाए ताकि वो अपने क्षेत्रीय जो भी बातें हैं, क्षेत्रीय जो भी मुद्दे हैं उसको कंट्रोल कर सके। तो गांव क्षेत्रीय बातों को ध्यान कर सके, क्षेत्रीय चीजों को कंट्रोल कर सके, इसके लिए हमने बनाया पंचायतें। ये किस भाग में है? ये भारतीय संविधान के भाग 9 में है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है ये? तो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक हमें पंचायतें मिलती हैं, पंचायतों का प्रावधान हमें मिलता है। इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि पंचायतों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, है ना, पंचायतों का स्ट्रक्चर कैसा होगा, पंचायतों के चुनाव कैसे होंगे, पंचायतों को पैसा कहाँ से आएगा, ये सारी बातों का अध्ययन हम करते हैं भारतीय संविधान के भाग 9 पंचायतों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाग 9 के बाद ही एक और भाग जुड़ा हुआ है, भाग 9A, जो कि चूंकि मैंने कहा जब भी बातें कैपिटल में आएंगी इंग्लिश के शब्दों में वो संविधान संशोधन से आएंगी। तो देखिए, यहाँ हम बात करते हैं नगर पालिकाओं की। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में आपको प्रशासन के लिए क्या देखने को मिलेगा? ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन के लिए आपको क्या देखने को मिलेगा? ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन के लिए आपको पंचायतें देखने को मिलेगी। लेकिन नगरीय क्षेत्रों में आपको देखने के लिए क्या मिलेगा? नगरीय क्षेत्रों में आपको नगर पालिकाएं देखने को मिलती होती है ना, नगरीय क्षेत्रों में। अब नगर पालिका के नगरीय क्षेत्रों के कुछ विषय के अधिकार इनके पास होते हैं, जैसे सफाई करना, है ना, स्वच्छता इनके पास होता है, और संपत्ति कर इनके पास होता है, कुछ कुछ अधिकार इनके पास होते हैं। तो नगर पालिकाओं का गठन कैसा होता है ना, राज्य सरकार की क्या भूमिका है, चुनाव कौन कराएगा, है ना, इनको इनके लिए पैसों का आवंटन कैसे होगा, वो सारी बातें भारतीय संविधान के किस भाग में है? 9 का या 9 कैपिटल ए में है। फिर संविधान के भाग 9B में हम पढ़ते हैं सहकारी समितियों को। देखिए, यहाँ सरकारी वर्ड नहीं लिखा है, सहकारी लिखा हुआ है। सहकारी का क्या अर्थ होता है? सहकारी का अर्थ ये होता है, अगर मैं आपको उदाहरण के रूप में समझाऊं तो आपने अमूल का नाम सुना होगा, अमूल दूध, है ना, और वो एक ऐड भी आता है टीवी पे, अमूल दूध पीता है इंडिया, वो वाला। और एक लिज्जत पापड़ का नाम आपने सुना होगा, बहुत फेमस पापड़ है लिज्जत पापड़। सहकारी का मतलब ये है कि गांव में शहर में गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा आपस में जुड़कर कोई व्यापार, कोई व्यवसाय, कोई उद्योग, कोई सेवा शुरू की गई है,
और सरकार उसको समर्थन कर रही है। तो ऐसी जो चीजें होती हैं वो सहकारी संस्थाएं होती हैं, सहकारी समितियां होती हैं। दो सबसे अच्छे उदाहरण इस देश में है, एक है अमूल और एक है लिज्जत पापड़। अमूल के बारे में तो कहा जाता है, अमूल और लिज्जत पापड़ बहुत थोड़े से लोगों ने इसको शुरू किया था, बहुत कम महिलाओं ने इसको शुरू किया था, और आगे जाकर ये पूरे देश में, पूरे राष्ट्र के स्तर पर ये काफी बड़े स्तर पर ये फैल गया। तो सहकारी समिति से संबंधित प्रावधान हमको भारतीय संविधान के किस भाग में मिलते हैं? संविधान के भाग 9 में मिलते हैं। क्योंकि मैंने कहा कि ये कैपिटल है, इसका मतलब ये संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। इसका संविधान संशोधन 97वां संविधान संशोधन अधिनियम था, 2011 में आया था ये। और यहाँ हमें प्रावधान कहाँ से कहाँ तक मिलेंगे? तो देखिए, पंचायतों के प्रावधान है 243 से 243 ओ तक, नगर निकायों के प्रावधान है 243 पी से 243 जेड जी तक, और सहकारी समितियों के प्रावधान है 243 एच से जेड टी तक। यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, एक ही अनुच्छेद के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, ये 243 से 243 ओ तक है ना, ये जेड जी, ये जेड एच है, चूंकि ये टाइपिंग में थोड़ा सा एरर हो गया है, जेड एच से लेकर जेड टी तक। एक ही अनुच्छेद के अंदर बहुत सारे अनुच्छेद हैं, जैसे 243 ए, 243 बी, 243 सी, बहुत सारी बातें हैं ना पंचायतों से रिलेटेड। फिर देखिए 243 जेड, जेड के बाद फिर शुरू हुआ जेड ए, जेड बी, जेड सी, ये शुरू हुआ। इस तरीके से ये बहुत सारे अनुच्छेद हो जाते हैं। तो फिर से इस स्लाइड को हम देखते हैं, तो देखिए भाग 7 में हम किसकी बात कर रहे हैं? कुछ नहीं है, भाग 7 खाली है। भाग 8 में हम किसकी बात कर रहे हैं? हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर रहे हैं, ठीक है। भाग 9 में हम किसकी बात कर रहे हैं? हम पंचायतों की बात कर रहे हैं। 9 का में हम किसकी बात कर रहे हैं? हम नगर पालिकाओं की बात कर रहे हैं। 9 खा में हम किसकी बात कर रहे हैं? खा या बी, हम सहकारी समितियों की बात कर रहे हैं। भाग 10 में हम किसकी बात कर रहे हैं? हम भाग 10 को आप समझते हैं। देखिए, अब देश बहुत विविधताओं से भरा हुआ देश है हमारा, है ना। यहाँ आप ये नहीं कह सकते कि एक ही तरह के लोग बहुत ज्यादा रह रहे हैं। हमारे यहाँ जनजातियां बहुत ज़्यादा हैं, है ना। हमारे यहाँ विविधताएं बहुत है, भाषा बहुत है, बहुत सारी विविधताएं हैं। और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति का जो है प्रतिनिधित्व बहुत ज़्यादा है ना। बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पर आबादी अनुसूचित जाति जनजाति की रहती है। तो निश्चित तौर पर जैसी योजनाएं, जैसी चीज़ें पूरे देश के लिए चल रही हैं, उन क्षेत्रों पर कुछ चीज़ें बढ़कर होना चाहिए। उस विशेष जनजाति के लिए, उस विशेष समुदाय के लिए उस क्षेत्र की व्यवस्था थोड़ी हटकर होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि जिस जगह पर अनुसूचित जाति जनजाति ज़्यादा है, तो वहाँ वो मंत्रालय हो, वो विभाग हो, ज़्यादा से ज़्यादा वैसी योजनाएं बने, ये सारी बातें होनी चाहिए। इसके लिए हमने भारतीय संविधान के भाग 10 में क्या क्या एक प्रावधान किया हुआ है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। जहाँ ऐसे क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं, उन क्षेत्रों के विशेष प्रावधानों के बारे में बात करते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये है अनुच्छेद 244 से लेकर 244 ए तक के लिए ये पूरा है अनुच्छेद। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का भाग 11। देखिए, भारतीय संविधान का भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध बताता है। देखिए, जहां भी दो लोग होंगे वहां लड़ाई की गुंजाइश होगी। हमारे यहाँ केंद्र भी है और राज्य भी है, केंद्र भी है, राज्य भी है। इनके बीच हमेशा विवाद की स्थिति बनती रहती है। बहुत सारे ऐसे विवाद होते हैं, पैसों को लेकर विवाद हो जाते हैं, कानूनों को लेकर विवाद हो जाते हैं। ये विवाद ना हो या कम से कम हो, या इनका समाधान किया जा सके, इसके लिए भाग 11 में केंद्र और राज्यों के संबंध हैं। इसकी ट्रिक भी ये है, देखिए दो लोग एक साथ खड़े हैं, एक केंद्र हो गया, एक राज्य हो गया, तो इनके बीच का संबंध है। केंद्र और राज्य के बीच में, जैसे अगर मैं कहूँ भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार, जो मध्य प्रदेश है एक राज्य है भारत, इसके बीच में कितने तरह के संबंध हो सकते हैं? तो केवल 3 ही तरह के संबंध हो सकते हैं। एक होता है विधायी, एक होता है प्रशासनिक, एक होता है वित्तीय। किसी भी देश में जो एक केंद्रीय ढांचा है और एक राज्य का ढांचा है, इसके बीच में अगर आपसे पूछा जाए कितने तरह के संबंध हो सकते हैं, तो आप उसका जवाब दे देंगे कि एक होता है विधायी, विधायी मतलब कानून, विधान मतलब कानून, कानून बनाने से लेकर कि भाई साहब हम इस विषय पर कानून बनाएंगे, आप इस विषय पर कानून बनाएंगे। प्रशासनिक, हमारा प्रशासन ऐसा होगा, आपका प्रशासन ये होगा, दोनों एक दूसरे के मामले में दखल नहीं करेंगे। और वित्तीय कि भाई पैसा, कहीं से भी पैसा आएगा, आप इतना रखेंगे, हम इतना रखेंगे, इस चीज का पैसा आप रखेंगे, इस चीज का पैसा हम रखेंगे, इस चीज पर कर आप लगाएंगे, इस चीज पर कर हम लगाएंगे। ये सारी बातें कहाँ मिलती है? वित्तीय संबंध में। तो मैंने अभी तक क्या बताया कि भाग 11 में क्या है? केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध। कितने तरह के संबंध हो सकते हैं? तो हमारे यहाँ 3 तरह के संबंध हो सकते हैं। एक है विधायी संबंध,
एक है प्रशासनिक संबंध, एक है वित्तीय संबंध। क्योंकि ये भाग बहुत बड़ा हो रहा है। देखिए, वित्त एक अलग आवश्यकता है, पैसा सबसे जरूरी है ना, हमारे जीवन में भी, सरकार के लिए भी। ये भाग बहुत बड़ा हो रहा है, इसीलिए भाग 11 में केवल दो संबंधों की बात की गई है, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध। और वित्तीय संबंधों से लेकर पूरे प्रावधान किस भाग में शिफ्ट कर दिए गए हैं? भाग 12 में शिफ्ट कर दिए गए। तो अगर मैं कहूं भाग 11 में क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध है। कौन कौन से संबंध हैं? विधायी संबंध है और प्रशासनिक संबंध है। जो विधायी संबंध है वो कहां से कहां तक है? 244 से लेकर 245 से लेकर 255 तक है। वहीं जो प्रशासनिक संबंध है वो 256 से लेकर 263 तक है। और अगर हम बात करें वित्तीय संबंधों की, तो वह किस भाग में है? भाग 12 में है। कहां से कहां तक अनुच्छेद में है? तो वो आपको मिलेंगे अनुच्छेद 264 से लेकर 300A तक पूरा। ये कौन से संबंध है? वित्तीय संबंध। 300A इंपॉर्टेंट है। 300A में संपत्ति का अधिकार है। किसका अधिकार है? 300A इंपॉर्टेंट है। इसमें संपत्ति का अधिकार है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे इसको और डिटेल में, ये हमको मिलेगा। पहले ये मूल अधिकारों में था, बाद में कानूनी अधिकारों में चला गया। चलिए, तो भाग 11 में क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। कौन कौन से? विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध। अनुच्छेद 245 से 255 तक और 256 से 263 तक। और केंद्र और राज्यों के बीच जो वित्तीय संबंध है उसको किस भाग में रखा गया है? भाग 12 में रखा गया है। अनुच्छेद कहां से कहां तक? 264 से लेकर 300A तक। आगे बढ़ते हैं। भाग 13, संविधान का भाग 13 किस बारे में बात करता है? भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। देखिए, ये भी बहुत जरूरी है, किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उसका व्यापार बहुत जरूरी होता है। व्यापार से संबंधित सारे प्रावधान आपको भारतीय संविधान के किस भाग में मिल जाएंगे? भाग 13 में मिल जाएंगे, जो अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक है। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस हमें याद रखना है कि भाग 13 में किससे संबंधित प्रावधान है? व्यापार, वाणिज्य और समागम से रिलेटेड प्रावधान है। भारतीय संविधान का भाग 14 किसकी बात करता है? ये बात करता है सेवाओं की, भारत संघ और राज्यों की सेवाएं। देखिए, आपने नाम सुना होगा यूपीएससी, है ना, और स्टेट पीएससी तो है ही, है ना, स्टेट पीएससी, यूपीएससी। अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए, इस देश को दो लोग चलाते हैं, एक होता है शासन, एक होता है प्रशासन। शासन और प्रशासन। शासन का काम है नीतियों को बनाना। नीतियां बनाना किसका काम है? शासन का काम है। ये नीति बना रहे हैं और इन बनी नीतियों का क्रियान्वयन करना, ये किसका काम है? प्रशासन का। शासन में कौन से लोग आते हैं? शासन में आपके राष्ट्रपति भी एक तरह के शासन है, प्रधानमंत्री शासन है, मंत्री शासन है, ये शासन के लोग हैं ना, मुख्यमंत्री, ये सब। राज्यों में अलग, केंद्र में अलग। प्रशासन में कौन लोग आते हैं? जो अधिकारी हैं, जैसे यूपीएससी के अधिकारी हो गए, एमपीपीएससी के अधिकारी हो गए, जितने भी तरह के अधिकारी हैं वो किस में आते हैं? प्रशासन में। अभी हमने संविधान के भाग 5 में शासन की बात कर ली, है ना, केंद्र के लिए शासन कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा। भाग 6 में राज्य के लिए शासन की बात कर ली। लेकिन प्रशासन की अभी तक संविधान में कहीं बात हुई क्या? नहीं हुई। ये लोग कौन होंगे, कहाँ से आएंगे, इनको चुनने वाली संस्था कैसे होगी, है ना, इनका चुनाव कैसे होगा। कोई संस्था है जैसे यूपीएससी है, ये एक संवैधानिक संस्था है, संविधान में एक अनुच्छेद में लिखी हुई है। तो ये एक तरह से सेवाएं ही कहलाती हैं ना, अखिल भारतीय सेवाएं। आप देश के लिए सेवा कर रहे हैं, इन्होंने जो कानून बनाया वो आप क्रियान्वित कर रहे हैं, जनता का ज्यादा से ज्यादा कल्याण कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें हम सेवाएं कहते हैं। तो किस भाग में मिलेगी? भाग 14 में। तो संविधान के भाग 14 में क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 308 से लेकर 323। यही मिलेगा आपको यूपीएससी की स्थापना, यूपीएससी के सदस्य, यूपीएससी के कार्य, ये सारी बातें आपको कहाँ मिलेगी? भाग 14 में। 14 का, देखिए, ये बाद में संविधान संशोधन से जोड़ा गया भाग है। यहां पर लिखा है न्यायाधिकरण। इसको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल करता हूं। भारत में न्याय व्यवस्था है। न्याय व्यवस्था के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय, एकीकृत न्याय व्यवस्था, सब एक साथ है, एक फैमिली की ट्री है। सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर हमारे जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय।
लेकिन देश में केसेस इतने हैं, है ना, वाद इतने हैं कि सर्वोच्च न्यायालय पर दबाव बहुत ज्यादा है। अब इस दबाव के कारण उनके पास उनके कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है ना। जो मामले हैं, प्रकरण लंबे लंबे चलते हैं, कई केसेस 10-10 साल, 20-20 साल, 30-30 साल चल रहे हैं। अगर हम कुछ ऐसी संस्थाएं बना दें, हर मामला कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट दिक्कत करेगा, है ना। तो हम कुछ ऐसी संस्थाएं बना दें जो कुछ मामलों का निपटान करें। केंद्र और राज्य के बीच का मामला है तो उसको न्यायालय क्यों ले जाना, आपस में निपटा लो। पर्यावरण से संबंधित मामला है तो उसको न्यायालय में क्यों ले जाना, उसके लिए कुछ संस्थाएं बना दो, है ना। जैसे आपने एनजीटी का नाम सुना होगा, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये बना था 2010 में। पर्यावरण से जुड़े मामलों का सभी सुनवाई एनजीटी कराता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये बना था 18 अक्टूबर 2010 में, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो इस तरह की जो संस्था है, जैसे ये पर्यावरण से जुड़े हुए मामलों को देखता है, त्वरित उसकी कार्रवाई करता है, इस तरह की जो संस्थाएं हैं उनका गठन किससे होता है, भारतीय संविधान के 14 भाग 14A, जिसका नाम है न्यायाधिकरण। अधिकरण कहते हैं बेसिकली इसको, न्याय करने वाले अधिकरण। ये किस अनुच्छेद में आपको मिलेंगे, ये मिलेंगे 323A और 323B में मिलेंगे। ठीक है। न्याय व्यवस्था के काम को आसान बनाने के लिए हम कुछ ऐसी संस्थाएं बना देते हैं जो न्यायालय का ही पावर रखती हैं, पर वो न्यायालय नहीं है, वो एक विषय विशेष को लेकर चलती हैं। जैसे एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को सुलझाता है, त्वरित निराकरण करता है। तो न्यायालय पर भी दबाव नहीं है, मुद्दा भी जल्दी सुलझ रहा है, हमारा काम आसान हो रहा है। ये हमें कहाँ मिलता है, भारतीय संविधान के भाग 14A, जिसको हम कहते हैं न्यायाधिकरण। बात करते हैं भारतीय संविधान का भाग 15। देखिए, अभी तक हमने सारी बातें कर ली कि हमारी जमीन कहाँ है, हमारे लोग कौन से हैं, हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं, देश का शासन कौन चलाएगा, राज्य का शासन कौन चलाएगा, सारी बातें। अभी तक हमने ये नहीं बताया ये आएंगे कहाँ से। अमेरिका चुनकर भेजेगा। देखिए, पहले तो अंग्रेजों के हम गुलाम रहे, तो हमारे देश में वायसराय होते थे, है ना, गवर्नर जनरल होते थे, ये सब अमेरिका से आते थे, ब्रिटेन से आते थे, सॉरी। वहाँ का जो शासन था वो उनको भेजता था और वो भारत में शासन चलाते थे। अब देश आज़ाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को। देश का शासन चलाने वाले लोग देश से ही चुने जाने चाहिए। ये चुने जाने के बारे में सारी बातें कहाँ लिखी है, भारतीय संविधान के भाग 15, जिसका नाम है चुनाव या निर्वाचन। कि इनका निर्वाचन कैसे होगा, कौन करेगा। तो भारत में कौन होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है। राष्ट्रपति का, है ना, फिर लोकसभा के चुनाव होते हैं, राज्यसभा के चुनाव होते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। ये हमें संविधान के किस भाग में मिलता है, संविधान के भाग 15 में मिलता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पूरी जानकारी हमें यहाँ पर मिलती है। देखिए, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक भाग 15 से रिलेटेड प्रावधान दिए गए हैं, ना, निर्वाचन से संबंधित सारे प्रावधान दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 16 की तरफ। भाग 16 में लिखा है कुछ वर्गों के बारे में विशेष उपबंध। जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत विविधताओं से बड़ा हुआ देश है, बहुत सारे वर्ग हैं यहाँ पर। जनजातीय वर्ग बहुत ज़्यादा हैं, है ना, पिछड़ा वर्ग बहुत ज़्यादा हैं। उनसे संबंधित कुछ विशेष प्रावधान हमें कहाँ मिलते हैं, अनुच्छेद 330 से 342। बेसिकली यहाँ ये बातें लिखी हुई है कि लोकसभा में, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इनके प्रतिनिधि भी आने चाहिए, है ना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग जो बने हुए हैं, वो सारे हमें कहाँ मिलते हैं, भारतीय संविधान के भाग 16, अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का भाग 17। देखिए, अभी तक हमने बहुत सारी बातें की। हाँ, शासन कौन चलाएगा, अधिकार क्या होंगे, है ना, लोग हम कौन हैं, हमारी नागरिकता क्या होगी, लेकिन हमारे देश में जिस भाषा पे शासन चलाया जाएगा उसकी अभी तक कोई बात नहीं हुई। इसलिए भारतीय संविधान के भाग 17 में हमने किसकी बात की है, आधिकारिक भाषा की, कि किस भाषा के आधार पर देश का शासन चलाया जाएगा, है ना। उस अंग्रेजी को पूरा देश मान्य करेगा, सर्वोच्च न्यायालय में क्या भाषा चलेगी, कानून बनेंगे तो किस भाषा में चलेगी, संसद में चर्चा होगी, विमर्श होगा, परामर्श होगा, वो सारी बातें, सरकार कोई आदेश जारी करेगी तो किस भाषा में करेगी, मतलब हमारे देश की आधिकारिक भाषा क्या होगी, हमारे देश की आधिकारिक भाषा क्या होगी, ये बात कहाँ मिलेगी हमें, ये मिलेगी भारतीय संविधान के भाग 17 में। और कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद में, ये मिलेगा अनुच्छेद 343 से लेकर 344 तक, 343 से लेकर 343 से लेकर 351 तक, ये सारे प्रावधान हैं।
अब एक प्रश्न यहाँ आता है कि भारत की आधिकारिक भाषा क्या है या भारत की राजभाषा क्या है। सबके मन में सवाल आएगा, सर हिंदी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन केवल हिंदी नहीं है। हमारी राजभाषा के लिए हमने दो भाषाओं को स्वीकृति दी है, जिसमें शामिल है अंग्रेजी, और जैसे जैसे भारत सरकार प्रयास करती रहेगी आगे जाकर हमारी राजभाषा क्या हो जाएगी, हिंदी। तो भारत की कितनी राजभाषाएं हैं, दो राजभाषाएं हैं। भारत के सभी आधिकारिक काम कितनी भाषाओं में होते हैं, दोनों भाषाओं में, हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों। उससे संबंधित सारे प्रावधान हमें मिलते हैं संविधान के भाग 17 में, जो कहां से कहां तक है, 343 से लेकर 351 तक। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का भाग 18। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा परिस्थितियां एक जैसी रहें, परिस्थितियां बदलती हैं, है ना। देश की भी परिस्थितियां बदलती हैं, जैसा हमारे जीवन में होता है देश भी बिल्कुल वैसा ही चल रहा होता है। कभी परिस्थितियां अच्छी होंगी, कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाएंगी जो इमरजेंसी वाली परिस्थितियां होंगी। देश के सामने भी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिसे हम कहते हैं आपातकाल। जैसे कोई विदेशी देश हम पर आक्रमण कर दे, युद्ध कर दे, हमारे अंदर देश में लड़ाई शुरू हो जाए, गृह युद्ध शुरू हो जाए, या हमारे पास पैसे खत्म हो जाए, देश के पास पैसा ही ना रहे, देश के संसाधनों को हम चला ना पाए, लोगों की सैलरी ना दे पाए, लोगों को रोजगार ना दे पाए, जो भी योजनाएं हम चलाते हैं वो ना चला पाए। तो ये देश के लिए एक ऐसी स्थितियां हैं, आपातकाल स्थितियां हैं। और ऐसी स्थिति में सामान्य तरीके से जैसे चीजें चल रही है, शासन चल रहा है, प्रशासन चल रहा है, वैसा हम नहीं चला सकते। कुछ विशेष प्रावधानों की जरूरत है, कुछ त्वरित प्रावधानों की जरूरत है। जैसे आपने सुना होगा एक राष्ट्रपति शासन होता है ना। हमारे देश में भी इमरजेंसी लगाई गई है, 3 बार हमारे देश में इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। तो ये सारे हमें कहाँ मिलते हैं, भारतीय संविधान के भाग 18 में, जो आपातकाल से संबंधित प्रावधान है। देश में 3 तरह के आपातकाल लगाए जा सकते हैं। एक तो पूरे देश में आपातकाल लगा दें, राष्ट्रीय आपातकाल। एक राज्य में भी कभी कभी आपातकाल लगता है, जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए राज्य में कोई सरकार है, वो संवैधानिक तरीके से काम नहीं कर रही है, अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं, संविधान को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति वहां के शासन को अपने हाथों में ले लेता है, उसे हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन। वो भी एक तरह की आपातकाल परिस्थिति है। और जो तीसरा मैंने बताया, अगर पैसे हमारे पास खत्म हो जाएं तो एक आपातकाल होता है वित्तीय आपातकाल। ये सब हमको कहाँ मिलते हैं, अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक, संविधान के भाग 18 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का भाग 19। देखिए, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिसको सिस्टमेटिक लिखना पॉसिबल नहीं होता। जैसे आप सफ़र करते हैं तो आप एक बैग जमाते हैं, ट्रॉली जमाते हैं, जो भी आप जमाते हैं, तो सब कुछ ट्रॉली में एक साथ अच्छे से जम जाए ऐसा नहीं है। साइड में एक पॉकेट चेन होती है ना, जिसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ हम रख देते हैं, मिसलीनियस बची हुई चीज़ें। वैसे ही भारतीय संविधान भी हमने काफ़ी हद तक सिस्टमेटिक किया, लेकिन कुछ बातें मिसलीनियस थी, तो उसको हमने कहाँ डाल दिया, भारतीय संविधान के भाग 9, जहाँ विविध तथ्य हैं बहुत सारे। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं, 361 से लेकर 367 तक है। देखिए, हम पहुंच रहे हैं संविधान को खत्म करने के। हमने शुरू किया था अनुच्छेद 1 से, हम पहुंच गए हैं 367 तक, 367 तक, बस 395 पे पहुंचना है हमें। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग 20 की, जहां है संविधान का संशोधन। ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, संविधान का संशोधन। देखिए, कोई भी चीज जटिल नहीं हो सकती, कोई भी चीज आपने एक बार बना दी और वो परमानेंट हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा संविधान बना 1950 में, देश आजाद हुआ 1947 में, संविधान बना 47 से लेकर 50 तक। जो परिस्थितियां देश के सामने 1950 में थी, जरूरी है कि आज भी वही परिस्थितियां हैं? नहीं, वक्त बदल रहा है। कहते हैं ना, बदलाव जो है वो समय के साथ होता रहता है। उस वक्त की परिस्थितियां अलग थी, उस वक्त कानून की मांग अलग थी। आज समय बदल गया है, टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। तो क्या हम उस वक्त की संविधान को एज इट इज ले सकते हैं और आज पर अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हमें संविधान में संशोधन की जरूरत होगी, कुछ बातें हमें संविधान में बदलनी होगी। कहते हैं यदि आप अपडेट नहीं होंगे तो पीछे होते जाएंगे। बिल्कुल, अगर संविधान भी अपडेट नहीं होगा तो संविधान पर विश्वास भी जो है वो कम होता जाएगा, और हम ऐसा नहीं चाहते। देश के लोगों का देश के संविधान पे अटूट विश्वास होना चाहिए, बिल्कुल होना ही चाहिए। इसीलिए संविधान में ही संविधान बनाने वालों ने एक ऐसा रास्ता दे दिया कि आप वक्त के साथ इसे बदल सकते हैं, जरूरत के हिसाब से इसे बदला जा सकता है, इसके कुछ प्रावधानों को। बहुत आसान भी नहीं है इसको बदलना और बहुत मुश्किल भी नहीं है इसको बदलना, मतलब बीच के है। कुछ बातें आसानी से बदल जाती हैं, कुछ बातों को बदलना बहुत मुश्किल है। पूरा नहीं बदल सकते, कुछ हद तक इसमें संशोधन किए जा सकते हैं, जिसे हम कहते हैं संवैधानिक संशोधन। ये संविधान के किस भाग में है? भाग 20 में है, और इसका अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, अनुच्छेद 368।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद। भाग 21 में क्या है, अब देखिए, देश आजाद हुआ है 1947 में, संविधान लागू हो रहा है 26 जनवरी 1950 को। तो उस बीच में देश की शासन व्यवस्था कैसी चलनी चाहिए, वो लिखा है भाग 21 में। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, ये है भाग 21 में। अनुच्छेद कहां से कहां तक, 369 से लेकर 392 तक है। क्या बोला मैंने, 1947 में देश आजाद हुआ, उसके पहले देश अंग्रेज चला रहे थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उसके बाद देश राष्ट्रपति और पूरा उस हिसाब से चलेगा। बीच के लिए जो टेम्परेरी संक्रमण का क्षेत्र है, वहां पे देश कैसे चलेगा, इससे संबंधित प्रावधान कहाँ है, 21 में, जो कुछ समय के लिए थे, बाद में वो हटते गए। और संविधान का आखिरी भाग है संविधान का भाग 22, जिसमें संविधान का शीर्षक है, उसके प्रारंभ की तिथि लिखी है, हिंदी का उसका पाठ है, और जिन चीजों को हमने निरसित कर दिया, मतलब उसके पहले जो देश में जो कानून थे लेकिन संविधान आने के बाद खत्म हो गए, वो सारी बातें लिखी हुई है भारतीय संविधान के भाग 22 में। ठीक है, जो अनुच्छेद कहां से कहां तक है, 393 से लेकर 395 तक है, और यही है भारतीय संविधान का अंतिम अनुच्छेद, 1 से लेकर 395 तक। ये संविधान के भाग हैं। इतनी सारी बातें संविधान के भाग में महत्वपूर्ण हैं। एक बार हम इसको रिकॉल करते हैं जहां से हमने शुरू किया था। ठीक है, तो संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 8 अनुसूचियां पहले थी, अब बढ़कर 12 हो चुकी हैं। भाग 1 में हम किसकी बात करते हैं, संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात करते हैं। भाग 2 में हम नागरिकता की बात करते हैं। भाग 3 में हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। भाग 4 में हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करते हैं। 4 में हम मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं। भाग 5 में हम केंद्र के बारे में बताते हैं, केंद्र की शासन व्यवस्था कैसी होगी। भाग 6 में हम राज्य के बारे में बताते हैं, राज्य की शासन व्यवस्था कैसी होगी। भाग 7 खाली पड़ा हुआ है। भाग 8 में हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं। भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। 9 का नगर पालिका से संबंधित है। 9 का सहकारी समितियों से संबंधित है। भाग 10 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के बारे में प्रावधान करता है। भाग 11 में केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की बात है, विधायी और प्रशासनिक संबंध। भाग 12 में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों की बात है। भाग 13 की अगर हम बात करें तो व्यापार की बात करता है भाग 13। भाग 14 की बात करें तो संघ और केंद्र के बीच सेवाओं की बात करता है भाग 14। भाग 15 निर्वाचन की बात कर रहा है। भाग 16 विशेष वर्गों की बात कर रहा है। भाग 17 भाषा की बात कर रहा है। भाग 18 आपातकाल की बात कर रहा है। 19 में है विविध। भाग 20 में है संविधान संशोधन। भाग 21 अस्थायी प्रावधानों की बात कर रहा है, और 22 इसके संक्षिप्त नाम और शीर्षक के बारे में बता रहा है। यह है संविधान के 22 भाग। एक दो प्रश्न हम इसके देखते हैं जो इससे बन सकते हैं। इस पूरे टॉपिक पर प्रश्न किस तरह के बनते हैं, तो देखिए, भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है, बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं कितने भागों में बांटा गया है, 22। यहाँ पे एक थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन बना देता है कभी कभी कि गणना के आधार पर संविधान के कितने भाग हैं। अब आपको गिनने पड़ेंगे, अगर आप गिनेंगे तो ये 26 हो जाएंगे। 26 कैसे हो गए सर, 1 से लेकर 22 तक तो हैं अनुक्रमांक के आधार पर, 22 तक। 4 कौन से बढ़ गए, जो मैंने अभी आपको बताया, 4 का बढ़ गया, 9 खा, 9 का 9 खा बढ़ गया, और 1 बढ़ गया 14 का। इन चारों को और आप जोड़ देंगे तो 22 + 4 कितने हो जाएंगे, 26। वैसे ये प्रश्न बहुत कम ही आता है, टिपिकल क्वेश्चन बनाना हो तो ये आएगा। आसान सीधा सीधा यही है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। अगर स्पेशल मेंशन कर दें गणना के आधार पर तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की बात की गई है। अभी हमने देखा भारतीय संविधान का भाग 20, अनुच्छेद कौन सा था, 368। किसकी बात करता है, संविधान के संशोधन की बात करता है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है, अभी हमने देखा संविधान का कौन सा भाग है, भाग 9। संविधान के किस भाग में अस्थायी उपबंध है, भाग 21 में अस्थायी उपबंध मिल जाएंगे। संविधान के किस भाग में पंचायत, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया हमारा। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार मिलते हैं, अभी हमने देखा संविधान का भाग 3 मूल अधिकारों की बात करता है, जो कहां से लिया था हमने, अमेरिका से लिया था। संघीय कार्यपालिका मतलब संघ के बारे में पूरी बातें हमें कहाँ मिलती है, संघ के बारे में पूरी बातें, यहाँ ऑप्शन में थोड़ी मिसप्रिंट है, नहीं सही है, संघ के बारे में पूरी बातें भारतीय संविधान का भाग 5 करता है। और संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित बात की गई है, भाग 2 में की गई है।
ये हमारा टॉपिक था भारतीय संविधान के भाग, और ये हमारे प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। जय हिंद।